अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा वीकेंड? नाम अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, तो न्यूज़ ये है कि सैटरडे को मैं गया था एक यूनिवर्सिटी और वहाँ पे एक सेशन कंडक्ट करना था हाफ आवर का, और कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक बेसिक जो है ना हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लेवल किस तरीके का है आपके सेशन में या आपके ओवरऑल इस पूरे इवेंट में। और ऑब्जर्व मैंने ये किया है, जितने भी ट्रेनर्स हमारे जाते हैं ना इंटीरियर साइड पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है डिजिटल की, इतनी ज़्यादा ई कॉमर्स की, फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस नहीं है, और जो बहुत ही बैकवर्ड उससे आते हैं कि जिनके पास ना इतनी एजुकेशन है ना इतने मीन्स हैं, उनको अक्सर हमने देखा है वो सब कुर्सी पे बैठे होते हैं ना, तो उन सबकी कमर आगे को झुकी हुई होती है, मतलब वो थोड़ा टिल्ट होके बैठे हुए होते हैं तकरीबन, समझे 45 तो नहीं, 50-55 के एंगल पे। जिससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये जो है ना इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, दे वांट टू लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग, इसलिए वो थोड़ा ना आगे झुक के यूं फोकस से सुन रहे होते हैं। उसके बाद दूसरा एक कैटेगरी आती है जिसमें मोस्टली जो है ना बस स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं एंड दे आर लिसनिंग टू यू, तो वो थोड़ा एक मॉडरेट आ जाता है कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड एंड दे आर लिसनिंग टू यू, बट उतना पैशन नहीं है या उतनी जो है ना नीड नहीं है। और फिर तीसरी टाइप एक आती है जो पीछे लेटी हुई होती है टेक लगा के कुर्सी के साथ, या वो अपने मोबाइल फोन्स पे लगी हुई होती है, या वो हेड डाउन करके सो रही होती है। तो ऑब्जर्व मैंने ये किया है कि जितना ज़्यादा हम इंटीरियर या लो जहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है ना, वहाँ पे इंटरेस्ट लेवल उतना ही हाई होता है, और सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पे आपके पास मीन्स हैं लेकिन जो है ना आप कहीं ना कहीं एक मिड उस पर लाई करते हैं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है, यू वांट टू अर्न, यू वांट टू अचीव समथिंग, बट ऑब्वियसली लाइफ इज गिविंग यू इनफ लेमन्स, जिसकी वजह से ना आप ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, आपकी अपनी जॉब्स होती हैं, स्टिल यू ट्राई टू मैनेज टू कीप अ स्ट्रेट बैक। एंड देन थर्ड जो होते हैं ना, जो बिल्कुल लेड बैक होते हैं कि उनको ना टेंशन है, पता है कि भाई पैसे भी रखे हैं, बिजनेस भी घर में चल रहे हैं, और अगर इफ एनीथिंग एवरीथिंग एल्स फेल्स तो कोई मसला नहीं, वी हैव और हमारे बैकअप्स के भी बैकअप्स हैं। तो कोशिश ये करें कि आप लोग जो है ना इंटरेस्ट अपना रखें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स मिले, मुझे थोड़ी ऑब्जर्वेशन इस तरह से मिली, ऑल दो उसमें ट्रेनर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, या जो स्पीकर होता है उसको आना चाहिए कि वो किस तरह से उस लेटी हुई ऑडियंस को उठा के बिठा दे, या उनको थोड़ा खुद से एंगेज करा दे। आप आएंगे और अगर सिर्फ अपना जो है ना कोर्स मटेरियल पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट बोर हो जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी डेली ये क्लासेस ले रहे हैं, अगर वो एक गेस्ट स्पीकर का सेशन लेने आए हैं तो वो उससे वो चीज़ सीखने आए हैं जो उसने अचीव किया या उसने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया, जो उसके अलावा कोई नहीं सिखा सकता। बाकी सारी जो कोर्सेज है ना वो सब तो उनको मिल जाते हैं टीचर से भी और इंटरनेट से भी एंड एवरीथिंग। तो सेम सिनेरियो हुआ, मैं बाकी ट्रेनर्स का तो नहीं कह रहा, लेकिन ओवरऑल जो है ना मैंने ये भी देखा कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स उठ के चले भी गए, प्रॉबेबली उनकी क्लासेस थी, एंड बाय द टाइम जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी गए थे। तो सबसे पहला सवाल ही यही था, मैं जब आया ना तो मैंने इससे पहले किसी ट्रेनर ने इंगेज ही नहीं किया किसी स्टूडेंट के साथ, तो मैंने सबसे पहले वही जो की सवाल थे उनसे पूछे। पहला सवाल मैंने ये पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस या मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो तकरीबन 80-90% स्टूडेंट्स ने हाथ खड़ा कर दिया कि जी हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गुड, इसका मतलब कि आप लोगों को ये सब सिखाया जा रहा है और इकरा यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड नेम, तो मैं ट्रस्ट करता हूँ इनकी पढ़ाई पे, तो मैं आपको मार्केटिंग या बिजनेस तो नहीं सिखाने वाला आज। फिर मैंने कहा अच्छा आप में से ये बताएं कि कितने लोग हैं जो बैचलर्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद यहाँ से जॉब्स करना चाह रहे हैं। लिटरली तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 150-200 बच्चे होंगे, उसमें से दो दो बच्चों ने हाथ
खड़ा किया कि हम जॉब करना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा अच्छा बाकी लोग, फिर डिवीजन लिया। मैंने कहा अच्छा फ्रीलांसर कितने बनना चाहते हैं? हाफ ने कहा जी हम फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, और हाफ ने कहा कि हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा चले दैट्स गुड। तो मैंने फिर अपने सेशन को कंडक्ट भी इसी तरह किया कि मैं भी आपसे अपना ही बिजनेस स्टैब्लिश करने या खुद को एज अ फ्रीलांसर स्टैब्लिश करने के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जॉब तो मैं खुद भी नहीं करता और जॉब के मैं फेवर में भी नहीं हूँ। तो उससे क्या हुआ, उनको एक कनेक्टिविटी मिल गई, रिलेटिबिलिटी मिल गई कि अच्छा ही इज़ वन ऑफ अस। और अगेन मैंने फिर उनको ये भी बताया कि भाई मैं खुद भी एमबीए इकरा यूनिवर्सिटी से कर चुका हूँ, कर क्या चुका हूँ, किया था, फिर उसका बीच में पॉज ले लिया अभी। तो उनको ये भी लगा कि ही इज़ वन ऑफ अस। मतलब जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी से अगर मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो एक तरह से मेरा मास्टर्स की प्रोसेस है, तो जिस तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई सर भी कभी कल को इन्हीं सीट्स पे बैठा करते थे, एंड नाउ ही इज़ समवेयर, कहीं पे भी एक छोटे से भी लेवल पे, बट ही इज एबल टू एटलीस्ट प्रोवाइड अस सम क्वालिटी। सेम चीज उनको भी वो कनेक्ट कर गए कि अच्छा यार ये भी इकरा का स्टूडेंट रह चुका है बंदा। फिर उसके बाद बातचीत, हंसी मजाक, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो वो जो लेटी हुई खमरे थी वो उठ के बैठना भी शुरू हो गई, थोड़ी हंसी मजाक भी होना शुरू हो गया, बातें भी होना शुरू हो गई। और बाद में जब मुझे उनका रिस्पांस आया तो उसमें भी मैनेजमेंट ने जो मुझे रिस्पांस भेजा दैट वाज आल्सो वेरी गुड। उन्होंने कहा कि जी काफ़ी जो है ना स्टूडेंट्स ने कनेक्ट भी किया आपकी सेशन के साथ, और एंड दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड इट। जी बिल्कुल। सबको देखें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सबको जो है ना अपना फ्रीडम अपने हाथ में चाहिए, अपना जो है ना टाइम अपने हाथ में चाहिए कि मैं अपना टाइम अपने हिसाब से यूज़ करूँ। पर टू बी रियली ऑनेस्ट देखें, इट्स नॉट गोना बी इजी, और स्पेशली नॉट फॉर द मिड रेंज स्टूडेंट्स। हम लोग बात करते हैं ना एक लो क्लास, मिडिल क्लास और एक अपर क्लास की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो जो लोअर क्लास है वो ऑलरेडी हार चुकी है एक तरह से। तो वो क्या है कि हाँ भाई हम गरीब हैं, हम चैरिटी भी लेंगे, हम भीख भी मांगेंगे, हम जो है ना हर तरह का ऑड काम, इवन काम कुछ भी करके वी नीड मनी। और उनको मसला नहीं होता, वो झोपड़ी में भी सो जाएंगे, वो जो है ना सड़कों पे भी सो जाएंगे। मतलब उनको पता है कि यार बहुत मुश्किल है। जो अपर क्लास हैं उनको पता है कि यार मैं अगर अभी 5 साल 10 साल काम ना भी करूं या पूरी लाइफ भी काम ना करूं ना, तो ना ही मेरे सर से घर जाने वाले, ना ही मेरी गाड़ी बिकने वाली है, ना मेरे जो है ना किचन में कभी राशन कम कर पड़ने वाला है। तो वो उसमें रिलैक्स होते हैं। जो मिडिल क्लास होती है ना वो सबसे ज़्यादा ट्रबल्ड होती है। उसको अमीरों की तरह, अमीर तो देते नहीं है, फिर भी उसको टैक्स भी देना है, उसको चैरिटी भी देनी है, उसको अपना सर्वाइवल भी करना है, एंड उसको कंटिन्यूसली ग्रो करके अमीर भी बनना है। और ऐसे ऐसे कहते हैं थप्पड़ पड़ते हैं ना उसको इस जर्नी में कि कभी कभी बिल्कुल वो पॉवर्टी की लाइन को टच करके वापस आ रहा होता है, या कभी कभी तो शायद चला भी जाता है, लेकिन उसने क्योंकि थोड़ा पढ़ाई की होती है, थोड़ा उसमें जो है ना पैशन होता है ग्रो करने का, तो वो कोशिश करके उससे बाहर निकल आता है। अदरवाइज ये मिड रेंज जो होती है ना इसके लिए बड़ा टफ होता है टू फर्स्टली नॉट फॉल बिहाइंड एंड टू गेट इनटू दैट ग्रुप जो अमीरों वाला ग्रुप है, उस तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम सिनेरियो जो है ना करियर वाइज भी आप लोगों के साथ आप लोग फेस करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑपोजिट हो जाता है। इसमें क्या है कि जो बैकवर्ड सोसाइटी से आ रहा है या जो लो लेवल से आ रहा है, ही इज एटलीस्ट इफ नॉट 4-5% एटलीस्ट ट्वाइस हार्ड वर्किंग एज यू। वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहा है, वो आपसे ज़्यादा जो है ना स्टडी कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा जो है ना अपना करियर ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि जी आप कंटेंट राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करें, तो उस दिन नज़र आती है, अगले दिन नज़र आती है, तीसरे दिन से दोबारा से आप सबकी इंगेजमेंट ग्रुप पे लो हो जाती है। बट जो मैं समरी देख रहा हूँ बाकी ग्रुप्स की, जो सवात या बलूचिस्तान इस तरह की ग्रुप स्टूडेंट्स की आ रही है हमारे ट्रेनर्स के ग्रुप में, दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन टू एवरी एक्टिविटी। फिर उसके बाद अब क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं, वो कोशिश भी कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें एफर्ट्स भी वो लगा रहे होते हैं, तो चांसेस हैं क्या जी उनको रिवॉर्ड्स भी उसी तरह से मिलना शुरू हो जाते हैं।
तो यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ जो सबसे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है उसको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और जो रिच तबका है, अमीर तबका है, जिसको नहीं मसला, तो वो अभी भी लेट बैक बैठा हुआ है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैकवर्ड वाला है ना, ये अगर अभी पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करता रहे ना, तो शायद उस अमीर की नेटवर्थ तक नहीं पहुँच पाएगा जो उसके बाप ने, दादा ने उसको दे दी। तो पहली बात तो कंपटीशन, कंपैरिज़न आपने खुद से करना है, किसी दूसरे बंदे से भी नहीं करना, किसी दूसरी स्टेटस या किसी दूसरे ग्रुप को तो छोड़ दें। आपने सिर्फ़ ये देखना है कल मैं कहाँ था, क्या आज मैं उससे बेहतर हूँ या नहीं? अब जो फँसता है ना वो बेचारा यही मिड रेंज वाले, मेरे और आपकी तरह के स्टूडेंट्स फँसते हैं कि अब हमें पढ़ना भी है, हमें जॉब्स मेंटालिटी जो हमें बताई हुई है वो भी करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली किचन रन करना है, एंड हमें अमीर भी बनना है। तो यहाँ पे एफर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं आपके, कि अब किस तरह से हम लोग इसको फर्दर लेके चलेंगे। तो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो, अगेन मैं कहता हूँ, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ अ लिटिल एक्स्ट्रा का फ़र्क है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपने स्टार्ट कर दें। डेली कोशिश करें 5 किसी भी शख्स को, किसी भी जो आपको लगता है कि आपकी फ़ील्ड में हेल्प कर सकता है कोई शख्स, चाहे वो एचआर पर्सन हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कोई जो है ना अ, आपकी ही फ़ील्ड का कोई ऐसा बंदा हो जो आपसे थोड़ा आगे हो, आप उसको लुक अप टू करना चाह रहे हो। ऐसे 5 लोगों को डेली लिंक्डइन पे कनेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है? फ़ेसबुक पे कोशिश करें रिक्वेस्ट भेजें, और अगर रिक्वेस्ट भेज भी रहे हैं तो वो इंट्रो ज़रूर भेजें उनको साथ-साथ। अगेन ये काम 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने का नहीं है, इसको अपनी आदत बना लें। आदत बना लेंगे तो ही आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद जो है ना, आप उससे कुछ ना कुछ रीप कर पाएँगे बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एनी वैल्यू। अब मैं मिलकर आया हूँ एक यूनिवर्सिटी में, मेरे साथ 5-6 और ट्रेनर्स भी थे। उसमें बाइकेयर के सीआईओ भी थे, चीफ आईटी ऑफिसर जो थे। उसमें एक और मेरी तरह के ही एक डिजिटल के ट्रेनर थे जो कि सिर्फ़ अमेरिका बेस्ड क्लाइंट्स को डील करते हैं। देन उसमें द सिटीज़न फाउंडेशन के एक हेड थे मार्केटिंग के। इसके अलावा एसईओ रिलेटेड 2 जो है ना ट्रेनर्स थे। तो मैंने उन सबसे बात भी की, उन सबसे उनका जो है ना नाम पता भी ले लिया, एंड घर आते साथ मैंने लिंक्डइन पे सबको रिक्वेस्ट भेज दी, एक्सेप्ट हो भी गई। तो अब उससे क्या हुआ कि मेरा नेटवर्क नेटवर्क थोड़ा-सा और बढ़ गया। अब उससे क्या होगा कि कभी-कभी तो इनफैक्ट ऐसा भी होता है, मैं किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, वो पहला सवाल ही मुझसे पूछते हैं, "यार आप इसको कैसे जानते हैं?" पता चलता है कि जी वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में उसको म्यूचुअल में नज़र आता है, तो वो कहता है, "आप उसको कैसे जानते हो?" तो फिर वहीं से आपकी समझे आइस ब्रेकिंग हो जाती है कि अरे वो तो बहुत अच्छे ख़ास हैं हमारे, हम तो मिल चुके हैं यहाँ पे इस तरह से। ना भी मिले हो ना तो जी मैं तो उनको जानता हूँ लिंक्डइन पे और इस तरह से। इनफैक्ट स्टार्ट में अगर आपको फेक इट भी करना पड़े तो आप करें थोड़ा-सा। मैं ऐसे लोगों के साथ भी काम कर चुका हूँ कि हम एक क्लाइंट के पास गए, उस क्लाइंट को मेरा पार्टनर नहीं जानता था। मैं जानता था, वो भी एक रेफ़रेंस है। हम उसके पास बैठे, उसने बोला 1 मिनट बस रुकिए मैं बाहर से आता हूँ। वो बाहर गए, मेरे पार्टनर ने लिंक्डइन खोला, इस बंदे का नाम सर्च किया। देखा कि अच्छा ये पास्ट में कहाँ-कहाँ काम कर चुका है या इसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है। फिर उसने उस हिस्ट्री में एक उसकी पुरानी जॉब थी, उस जॉब के एम्प्लॉइज़ को देखा, और इस एम्प्लॉइज़ में से किसी भी एक बंदे को ना उसने नाम याद कर लिया, जो एक अच्छी हाई पोज़ीशन पे था। अब जब ये बंदा वापस आया ना, तो इसने बातों-बातों में, "सर आप पहले वहाँ पे होते थे क्या?" कह रहे हैं, "हाँ, आपको कैसे पता?" कह रहे हैं, "सर वो मेरे मामू हैं ना", ये उनका नाम बताया उसने जो अभी उसने लिंक्डइन से निकाला था। कह रहे, "वो जो मेरे मामू हैं ना, वो वहाँ होते थे, उन्होंने आपका बड़ा ज़िक्र किया है कि वहाँ पे जो है ना ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी के होते हैं।" ओह हो! क्लाइंट तो वहीं फ्लैट हो गया। अरे भाई, ये तो भांजा है हमारे भाई उन पार्टनर का। तो अच्छा भाई कॉफ़ी भी मँगाओ, काम की भी बात कर रहे हैं। अरे ख़ैर है, काम मिल जाएगा, तुम लोगों को टेंशन नहीं, और मिल गया हमें काम। तो मैं इस तरह की प्रैक्टिसेज़ नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जेन्युइन रहूँ, लेकिन बहुत तेज़ है मार्केट और बहुत स्मार्ट भी है। अक्सर औक़ात जो है ना, यही थोड़े से गिमिक्स जो होते हैं ना, वो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सो
यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, एंड कोशिश ये करनी है कि जितनी मेहनत अभी कर लें, अभी हिम्मत भी है, अभी जो है ना खून गर्म भी है, और अभी रीज़न भी है, क्योंकि इसके बाद थोड़ा भी आपने कमा लिया ना और आप एक कंफर्ट जोन में चले गए कि जी मेरा किचन मनी चल रहा है, मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो रही है, एंड आई एम फाइन विद इट। तो ट्रस्ट मी, उस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब मुझे भी निकलने निकलने में ना उससे कोई 5-6 साल लग गए। मैं इतना चिल होके बैठा होता था, मुझे फिक्र ही नहीं थी कि भाई पैसे आ रहे हैं, मैं घर से क्यों निकलूं, मैं किसी से भी नए बंदे से क्यों मिलूं। मैं मतलब बहुत एक टाइम मैंने अपना वेस्ट किया है इस चक्कर में। लेकिन नाउ अब सडनली दोबारा से जो है ना, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, एक बस मैंने एक इंटेंशन ले ली थी कि नाउ आई हैव टू पे बैक टू सोसाइटी। उस सूरत में जी ट्रेनिंग सेशन मैंने स्टार्ट किया अपना, उसकी उसमें से कुछ और नए नेटवर्क्स बने। फिर मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि अच्छा जी ये सान अप ट्रेनिंग्स भी दे रहा है, तो फिर सबकी अवेयरनेस आ गई। फिर वहाँ से एक कड़ी से दूसरी कड़ी, एंड हियर आई एम। इनफैक्ट इकरा यूनिवर्सिटी वालों ने भी अभी ढके छुपे लफ्ज़ों में ही मुझे कहा है कि हम अपना कुछ जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज वगैरह भी ये लोग फर्दर लॉन्च कर रहे हैं। तो ही सेड कि वी आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू जो इस तरह से कर सके, तो वील कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा ठीक है सर, जब होगी तो देखी जाएगी। सो द थिंग इज कि मैं निकला मार्केट में, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सो कमिंग बैक टू योर सिनेरियो, आपके केस में मुझे पैशन भी दिखा है, आपके केस में मुझे जो है ना लेड बैक एटीट्यूड भी दिखा है, और आपके केस में मुझे मिड रेंज एटीट्यूड भी नजर आया। तो आज मैं थोड़ी उन लोगों से बात करूंगा जिनकी तस्वीर, जिनके नाम मुझे अक्सर यहाँ फ्रंट पे नजर नहीं आते। ठीक है, फ्रंट पे मुझे यहाँ 25 नाम नजर आते हैं, और सेशन में हमारे 100+ अगर स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो कोशिश ये करें कि आप सब भी जो है ना थोड़ा फ्रंट पर आए, थोड़ा अपने आप को ना एनर्जाइज करें, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट इसमें किसी और का फायदा नहीं है। आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने ग्रुप पे मैंने पोस्ट कर दिया है वो गूगल ड्राइव का लिंक, जो जो भी इंटरेस्टेड है उसको फिल कर दे। क्योंकि अब मैं फोकस करूँगा इसके बाद आप सबकी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर। मैं एक एक स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ, उसकी करियर चॉइस के हवाले से, उसकी करंट स्टेटस के हवाले से, उसके एम्स के हवाले से, एंड कोशिश ये होगी कि उसको उसी रास्ते पे, ट्रैक पे लगाया जाए। क्योंकि आप सबको मैं एक ट्रैक पे नहीं ले जा सकता हूँ। आप सबको मैं बोलूँ जी एक कंटेंट राइटर बन जाए या सोशल मीडिया वाले बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप सबकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, और मेरा मानना तो ये है कि आप सब इस दुनिया में किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए ही आए हैं। सचिन तेंदुलकर से गाना नहीं गवा सकते। तो सिमिलरली आप सबकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, आप सबकी कुछ एक रिटन है आपकी डेस्टिनी, और वहाँ तक ही पहुँचना है आपको, लेकिन वो कोई और नहीं बताता आपको। कभी कोई जो है ना एक ऐसा आपको इल्हाम नहीं हो जाएगा कि आपने ये करना है, या टीचर को तो स्पेसिफिक नहीं हो जाएगा। हो सकता है आपको वो चीज़ बार-बार क्रेव करती हो। जैसे बचपन से मैं जब रोड पे घूमता हूँ, तो मुझे बिलबोर्ड्स देखता हूँ मैं। मुझे मेरे फ़ेवरेट मामू वो हैं जो मुझे मार्केटिंग कोलैटरल्स ला के देते थे अपने फार्मा कंपनी के। क्योंकि मुझे वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, और उसी बेस पे मतलब मैं टीवी देखता था, तो टीवी में घर वाले ड्रामा देखते थे, और मैं जब ब्रेक होता था तब आता था रूम में और एड्स देख रहा होता था। तो दैट मीन्स कि मेरा इंटरेस्ट कहीं न कहीं वो बिल्डअप था। मुझे मेंटोर्स नहीं मिले, मुझे घर से भी उस तरह की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं मिली कि कोई आइडेंटिफ़ाई करता है कि यार हसान का एडवर्टाइज़िंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसको एडवर्टाइज़िंग करवाते हैं। नहीं, मुझे भी बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस करवाया गया कि क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कर रहा है, और दिस एंड दैट। मैं चलो उसमें भी अब बड़ा हैप्पी हूँ कि चलो उसने एटलीस्ट मेरा दिमाग खोला। उसने, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों में घुस के आपको पता चलता है कि नहीं, आई एम नॉट मेड फॉर दैट। बट आई एम थिंकिंग कि अगर इनिशियल से ही एक ग्रूमिंग हुई होती, इनिशियल से गाइडेंस मिली होती, तो आज शायद सिचुएशन और बेहतर हो सकती थी। आज शायद सिचुएशन कुछ मज़ीद डिफरेंट हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, यू नेवर नो।
बट स्टिल चांसेस कहते हैं कि अगर मैं और पहले चीज़ें सीख लेता तो मैं और पहले से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता। नेचर मेरी इसी तरह की थी हमेशा से, तो वो मैं ऑब्वियसली उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट करता। तो सिमिलरली आप सबकी जो है ना इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, आप सबके इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, आप सबका इंडिविजुअल जो है ना एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और आपने उसी पेस पे ही जाना है। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हो सकता है अभी बहुत अच्छा जो है ना एक अचीव कर रहे हो ज़िंदगी में। कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा। कुछ लोग हैं जो कहीं मिड लेवल में हैं, फँसते हैं, फेल होते हैं एंड ऑल दिस। तो सबका पेस डिफरेंट होता है, सबकी डेस्टिनी डिफरेंट होती है, सबके गोल्स डिफरेंट होते हैं। जो चीज़ आपने दिमाग में रखनी है दैट्स टोटली योर सिनेरियो। अगर आपके घर में 3-4 भाई हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आप अपने घर के बड़े हैं, तो ऑब्वियसली आपका मेन फोकस होता है टू गेट द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एज़ वेल। बट अगर आप दूसरे, तीसरे, चौथे भाई होते हैं, तो आपको फिर और ज़िम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं कि हाँ, फाइनेंशियली तो स्टेबल करना ही करना है, लेकिन उसमें चलो बड़ा भाई हेल्प कर रहा है, बट यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली एज़ वेल, उनकी सारी छोटी-बड़ी नीड्स। और जो आपने कोशिश ये करनी है कि क्योंकि बड़ा भाई जो है, वो एफर्ट पुट इन कर रहा है, तो यू शुड पुट इन डबल एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल एज़ वेल एज़ मेंटल। क्योंकि बड़े भाई के पास सोचने का टाइम नहीं है, बड़े भाई के पास मज़े नहीं लगे हुए कि अगर वो 1 महीना नहीं करेगा ना जॉब, तो चिल नहीं कर सकता वो। बट आप फिर भी कर सकते हैं कि हाँ, चलो खैर है। तो सेम चीज़ ही दैट आई वांट टू टीच कि आप सब जो है ना अपनी-अपनी एक ट्रैक पे चल रहे हैं और अपने-अपने पेस पे चल रहे हैं। किसी से देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की सक्सेस स्टोरी देख के आपने ये नहीं करना है कि व्हाई एम आई नॉट डूइंग इट, या किसी के फेलियर को देख के डरना नहीं है कि इफ ही कैन नॉट डू इट तो मुझसे भी नहीं होगा। सो दिस इज प्रीटी मच आज का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो आज हम लोग जो हैं सीखने जा रहे हैं ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग के साथ ही एसईओ को भी हम डिस्कस करेंगे और बेसिक्स पढ़ेंगे इसकी। क्या जानते हैं आप लोग ब्लॉगिंग के बारे में अब तक? सर ब्लॉगिंग के हवाले से ये है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया जाता है, उसके ऊपर कंटेंट हम लिखते हैं और उसको वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। ठीक है। सर एक प्लेटफॉर्म होता है हर किसी का अपना। अगर किसी ने अपना कोई ब्लॉग बना हुआ है या उसकी वेबसाइट है, तो समझ लें कि वो उसका एक प्लेटफॉर्म है। अब वो उस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करता है, वो डिफरेंट नेचर है हर ब्लॉग की या हर बिजनेस की। तो सही। बेसिकली एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म है ये हर इंडिविजुअल का। हुँ। अच्छा, ब्लॉग जो वर्ड निकला है ना वो लॉग से निकला है। लॉग कहते हैं किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना। अच्छा सर, यही था सर, मेरा कहने का मकसद ये था कि जो आपके दिमाग में है, जी। जो चीजें आप सोचते हैं, समझते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसको कहीं हाँ, लॉग करना, ऐसे ही। कि दूसरे उससे फायदा उठा सकें और आप भी उसको पेश कर सकें। हुँ। तो अब डिजिटल वर्ल्ड में क्या हुआ जी, जब राइटिंग की बात आई तो उसको उन्होंने ब्लॉग का नाम दे दिया कि व्हेनेवर यू आर टाइपिंग समथिंग, टाइपिंग योर थॉट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो उसको ब्लॉग कहा जाएगा। जिसके आगे एक और एडवांस फॉर्म आपने देखी व्लॉग की सूरत में, कि अगर इफ यू आर वीडियो डॉक्यूमेंटिंग योर थॉट्स तो वो व्लॉग हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप सिर्फ अपनी थॉट्स जो होती हैं उसको लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड देन उसको किसी सोशल मीडियम पे पब्लिश कर देते हैं, या किसी डिजिटल मीडियम पे भी। अच्छा, सर ये सोशल। इसको एज अ फ्रीडम नहीं कह सकते कि आप जो जैसे आप थॉट्स में कह रहे हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और तो फ्रीडम कह सकते हो आपके ख्याल में इसको? फ्रीडम क्योंकि किस चीज़ की? मतलब मैं जो चाह रहा हूँ, जिस तरह सोच रहा हूँ, मैं वो चीज़ों को मतलब लिख रहा हूँ, डिजिटलाइज। हाँ, तो थॉट्स ही है ना जो सबसे ज़्यादा फ्री होती हैं। आप कुछ भी सोच ठीक सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक, ठीक सही। है। अच्छा, देन उसके बाद
ब्लॉग हो गए, व्लॉग हो गए। क्या बात कर रहा था मैं सुबह? अच्छा, तो इसमें फिर सिनेरियो ये होता है कि आपने अपनी उन थॉट्स को लिखना होता है, उनको आपने जो है ना या पब्लिश करना होता है डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, सोशल और डिजिटल का डिफरेंस क्या होता है आपकी नज़र में? एग्जैक्टली जैसे हमारे बड़े डायरी लिखा करते थे। किसी को पता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का क्या फर्क है? सोशल सर काउंट होता है जहाँ पे लोगों की कनेक्टिविटी हो और लोग एक दूसरे से लिंक्ड हो। हम्म, और डिजिटल में थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें लोगों की ह्यूज क्वांटिटी हो, लेकिन उसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स ऐसे यूज हो सकते हैं जिस जो आपके लिए फायदेमंद हो। हम्म, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, सोशल मीन्स टू बी सोशल। आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और डिजिटल जो है वो कंप्लीट पूरा प्लेटफॉर्म है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया एक छोटा सा पार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक छोटा सा पार्ट है, कंटेंट राइटिंग एक छोटा सा पार्ट है, एसईओ एक थोड़ा बड़ा पार्ट है। इसी तरह अब मजीद जितनी चीजें आती जा रही हैं, ये सब लाई करती हैं डिजिटल मीडिया के अंदर ही। फिर उस डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए आप मार्केटिंग करेंगे तो वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगी। डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए आप सेल्स लाएंगे तो वो डिजिटल मीडिया सेल्स हो जाएगी, एंड सो ऑन। अच्छा, तो ब्लॉगिंग बेसिकली इट्स ऑल अबाउट राइटिंग एंड अपडेटिंग a blog or a website regularly with new content material। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ब्लॉग देखें, कौन से ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं आप लोग? चलें आप लोग नाम बताएं। पतंगीर, गेट्स नोट्स, फ्रीलांस है, एचएफ, कमरान भाई ब्लॉग भी लिखता है? नाइस। सर सर ये जो क्या नाम है, रिसर्च पेपर वगैरह होते हैं, ये भी ब्लॉगिंग के उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में? नहीं, ये तो एकेडमिक राइटिंग में आते हैं ना। ये एकेडमिक राइटिंग में आती है। इसमें बेसिकली आप रिसर्च पेपर अब किसके लिए लिख रहे हैं डिपेंड करता है। अपने लिए भी लिख रहे हैं तो बेसिकली एकेडमिक में ही आएगी, किसी और के लिए भी लिखेंगे तो एकेडमिक में ही आएगी। ब्लॉग में देखें, रिसर्च पेपर में आपको एक टॉपिक जो दिया हुआ है उसको आप कंटेंट राइटिंग कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉग इज मोर अबाउट योर थॉट्स एंड व्हाट यू फील अबाउट इट। ये तो एक समझे आपको वो दिया हुआ है ना, टास्क दिया हुआ है कि आपने ये चीज करनी करनी है। ब्लॉग में ऐसा वो चीज नहीं होती। उसमें होता है कि वेन एवर यू फील लाइक, वट एवर यू फील लाइक, लिख लें उसके बारे में। जी जी सर, यही पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई मतलब स्टैंडर्ड वगैरह है कि हम इसी स्टैंडर्ड पे या इसी कैटेगरी में लिख सकते हैं? हम्म, कुछ भी लिख सकते हैं मतलब ब्लॉग में? हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। और बेसिकली देखिए, रिसर्च पेपर के कुछ रूल्स होते हैं। इट हैज टू बी दिस मैनी वर्ड्स, इट हैज टू बी इन दिस फॉर्मेट एंड सो ऑन। लेकिन ब्लॉग में आप 4 लाइनें भी लिख दें, इट वोंट मैटर। और अगेन वो किसी भी रूल्स या उससे परे होता है। मतलब उसमें ये नहीं होता कि आपको आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि यार ब्लॉग लिखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वो आपको अगर पैसे भी देगा ना कि यार इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखो, तो वही आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने यही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने हैं। आप बोलेंगे लिखूंगा मैं अपनी तरफ से। हाँ, आपके प्रोडक्ट को सब्लिमिनली मैं उसमें जो है ना प्लग इन कर दूंगा ताकि आपकी सेल्स या वो सब जनरेट हो जाए, बट यू कैन नॉट स्क्रिप्ट मी कि आपने यही चीज लिखनी है।
सर इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। आपने जैसे कहा ना कि ब्लॉग में अपनी थॉट्स वगैरह होती हैं, हम्म, तो थोड़ा सा जरा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या निच में काम करना चाहता है हम्म, और इधर के वो उसकी थॉट्स रिलेटेड नहीं भी है, तो उसको डेफिनेटली अपने ब्लॉग को मेंटेन उस तरह से करना होगा। थॉट्स में हम्म, तो ये होता है कि वो एक पर्सनल हो जाता है, कि ये तो इत्तेफाकन ऐसा हो सकता है कि किसी की थॉट्स रिलेटेड हो उसी चीज से जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस हो या जो उसका नेचर ऑफ ब्लॉग हो, लेकिन हम्म। अमूमनली मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है सर। अगर देखें ऐसा, इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया है, ठीक है, जी और सर। आप उसको मेनली जो है ना सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपकी कुछ नहीं है। आप सिर्फ चाहते हैं जी मैं ब्लॉग राइटिंग करूंगा, मैं इसको एक जो है ना अपनी जो है ना वेबसाइट को एक्टिव करूंगा और मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। और आपने 3-4 कंटेंट राइटर्स रख लिए कि आपने जी ये 4 टॉपिक हैं, इसके बारे में आपने रोजाना एक एक ब्लॉग लिखना है, हम्म, ठीक है। तो अब एक स्टूडेंट है, फर्स्टली वो मेडिकल रिलेटेड फील्ड से आया हुआ है, उसका राइटिंग में इंटरेस्ट भी मेडिकल पे ही है, और आप उसको बोलते हो कि यार स्पोर्ट्स पे लिखो, तो व्हाट डू यू थिंक? विल ही बी एबल टू राइट इट? विल ही बी एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी इन इट? आपका इंटरेस्ट तो एटलीस्ट होना चाहिए उस ब्लॉग में, उस ब्लॉग जो भी आप लिख रहे हैं। सेकेंडली, आपको टॉपिक मिल सकता है कि आप इस टॉपिक पे लिखें। उस टॉपिक पे आपको की पॉइंट्स भी मिल सकते हैं कि अच्छा इसमें ये 5 पॉइंट जो है ना हाईलाइट करना। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्पोर्ट्स ब्लॉगर को बोला कि जी कराची में जो मैच हुए हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के, इसके बारे में ब्लॉग लिखो। अब पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव लिखना है, ये आप उसको बता देंगे। और अगर आपने लिखना है कि जी नेगेटिव में ये बात करनी है, तो आप बता देंगे जी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, नेगेटिव मार्केटिंग हुई हुई थी, कोई प्रॉपर जो है ना आपको अरेंजमेंट नहीं मिले गवर्नमेंट की तरफ से टिकट सेलिंग के, एंड सो ऑन। आपने कीवर्ड्स दे दिए, बट उसमें जो कुछ वो लिखेगा वो सब वो अपनी ही थॉट से लिखेगा, ठीक है। लेकिन उसमें चले आप उसको बाउंड भी कर दें कि आपने कम से कम 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का ये ब्लॉग पूरा लिखना है, लेकिन ब्लॉग पे स्टिल जो है ना फ्रीडम होता है कि आप कहीं से भी टच करके कहीं से भी वापस आ सकते हैं। उसमें जो है ना स्पेसिफिकेशंस नहीं होती है, या उसमें कोई आपको नंबर्स नहीं दे रहा बेसिकली कि जी आपने ये चीज लिखी है और आप जो है ना आपकी थॉट जो है वो मेरी थॉट से मैच नहीं करती, तो आपके नंबर जो है ना वो कट हो जाते हैं, या आपकी थॉट जनरल पब्लिक से मैच नहीं करती तो नंबर्स कट हो जाते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर तो एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है ना। वो तो समझे स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए एक टीचर ने या एक इंस्टीट्यूट ने एक टॉपिक और उसकी कुछ लिमिटेशंस दे दी कि आपने इसी पे लिखना है, और वो चीज़ फिर बाकायदा स्क्रूटनाइज होती है एक बड़े क्लोज लेवल पे, एंड उसको जो है ना पब्लिश भी आफ्टरवर्ड्स किया जाता है व्हेन इट इज अप्रूव्ड या व्हेन इट इज स्क्रूटनाइज बेसिकली। सर दोनों ऑप्शन हुए ना, मतलब एक तो ये है कि डेफिनेटली जो इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड भी ब्लॉग होता है, लेकिन अगर हम बिजनेस के हवाले से बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का शॉपिंग से रिलेटेड ब्लॉग है और वो उसको खुद को इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में, या उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है कि क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं, लेकिन अगर उसका बिजनेस है तो ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एंड ही हैज टू कंटिन्यू विद हिज ब्लॉग। तो मतलब दोनों ऑप्शंस होते हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू बिजनेस या अकॉर्डिंग टू नीड भी ब्लॉग चलाना पड़ता है, और अगर किसी का अपना इंटरेस्ट हो तो उस हवाले से भी ब्लॉग चला सकता है। पहला गूगल रिजल्ट जो आया ना मेरे पास वो मैंने आपको भेजा है, ब्लॉग वर्सेस रिसर्च पेपर लिख के। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करूं। हम्म, सर मेरे ख्याल में जो वो इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, हम्म, जब आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट होता है और आप उसको लिखते हैं ना, तो आपके पास इनफ नॉलेज होती है उसकी कि आप उसके बारे में लिख रहे होते हैं। मगर अगर नॉन इंटरेस्ट चीज होती है तो फिर आपको उसकी पूरी रिसर्च करके फिर आपको अपने थॉट्स में लाके उसको लिखना पड़ता है।
लाइक अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में से लाइक स्पोर्ट्स के एग्जांपल ले लें, अगर आपको मतलब इंटरेस्ट होता है तो आपको सारे क्रिकेटर्स के नेम्स पता होते हैं, जो जो उसमें खेल रहे हैं आपको वो सब पता होता है, क्या स्कोरिंग है वो आपको सब आइडिया होता है। मगर अगर वही स्पोर्ट्स वाले बंदे को आप स्किन केयर के लिए लिखने बोल दोगे तो वो फिर लिखेगा तो, मगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको पूरी रिसर्च उस पर करनी पड़ेगी। तो आई गेस ये दोनों चीजें डिफरेंस हो जाते हैं उसमें। आपका टाइम फिर जो अगर आप नॉन इंटरेस्ट वे पे मतलब टॉपिक पे लिखना चाहते हो ना, तो फिर आपका टाइम बहुत मेरे ख्याल में लगता है। मतलब देखिए सवाल ये नहीं था कि इंटरेस्ट या नॉन इंटरेस्टेड पर्सन जो है ना वो लिखे तो क्या होगा। सवाल ये है कि ब्लॉग वर्सेस स्कॉलरी आर्टिकल्स या जो रिसर्च पेपर होता है ना उसमें क्या डिफरेंस है। तो सिंपल गूगल पे जो पहली लाइन आई है उसने यही चीज कही है कि ब्लॉग्स जो है वो अनरिलायबल स्कॉलरी सोर्सेज कंसिडर होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड होते हैं। कि जी जो ब्लॉग राइटर है ना वो उसका ओपिनियन है, ये हो सकता है जनरल परसेप्शन से गलत भी हो, ये हो सकता है पूरी दुनिया से उल्टी बात भी कर रहा हो, लेकिन स्टिल वो ब्लॉग कंसिडर होगा। रिसर्च पेपर वो कंसिडर हो ना हो, दैट्स द सेकंड पार्ट। कि जब वो उस रिटन मटेरियल को सबमिट कराएगा और वो देखेंगे, वो बोलेंगे यार तुमने तो बोल दिया, अगर कोई ओपिनियन उसने ऐसी दे दी कि जी दुनिया फ्लैट है या ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट रियल और समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली वो अप्रूव नहीं होगा कि यार ये चीज सेंस नहीं बना रही है। तो वो उसको फिर भी एज अ ब्लॉग पब्लिश कर सकता है, बट वो रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, कमिंग फॉरवर्ड, काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, आप लोग कोशिश करें कि उन ब्लॉग्स को भी फॉलो करना शुरू कर दें, और जो जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके ब्लॉग्स को फॉलो करें ताकि आपको डेली कंटेंट मिलता रहे। अच्छा जी, ब्लॉगिंग से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हम करते हैं स्क्रीन शेयर। Okay, monetizing a blog is earning money with your blog, e.g. placing ads, AdSense, selling products of brands on your website, blog, and earning affiliate commission, Amazon's share a sale or Max Bounty. अच्छा जी, कुछ ये तरीके यहाँ बताएं कि आप अपने ब्लॉग से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग को एस्टैब्लिश करना है, ब्लॉग पे रेगुलर कंटेंट आपने क्रिएट करना है, ब्लॉग पे ट्रैफिक लाना है। जब ये सारे काम हो जाते हैं तो फिर आपके पास पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला चीज़ है कि आप गूगल एडसेंस उस पर इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट पे, और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे कुछ एरियाज गूगल को दे देते हैं कि जी ये एरियाज मैंने आपके लिए रिजर्व कर लिए, आप यहाँ पे अपने ऐड चलाते रहो, और जब जब कोई यूज़र आके मेरा ऐड देखे, उस पर क्लिक कर ले, तो आप मुझे पैसे दे देना। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स के साथ जो है ना आप डील कर लेते हैं मार्केटिंग की कि जी मैं आपके बारे में लिखूंगा और उसके लिए आप मुझे पे करेंगे। या एफिलिएट कमीशन बेस्ड हो जाता है कि आप अपने ब्लॉग्स पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में लिखें और उनके लिंक्स दे दें ताकि लोग आपके ब्लॉग पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को परचेज करने जाएं, और वंस दे मेक अ परचेज तो यूज़र हिस्ट्री जो होती है ना वो जनरेट हो जाती है अमेजोन पे भी। तो अमेजोन ओनर को पता चल जाएगा, जो स्टोर ओनर है, कि जी ये परचेज जो है ना ये आपके ब्लॉग के थ्रू आई है, और आप भी उसको दिखा सकते हैं कि जी ये ट्रैफिक जो है ना मेरे इस ब्लॉग पे इतने लोगों ने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर, और उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, तो उसका आप एक आइडिया लगा सकते हैं। दोनों सूरतों में क्या होता है कि जी जितनी सेल्स होती है उसका कमीशन आपको मिल जाता है। अच्छा जी, ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले आपको अपनी नीश रिसर्च करनी है, जिसमें आपने फर्स्ट सबसे पहले डिफाइन करना है कि व्हाट डू यू वांट टू राइट अबाउट, टॉपिक ऑफ द ब्लॉग, वेबसाइट एंड द टारगेट पीपल हु विल विजिट योर वेबसाइट। ठीक है जी, आपने सबसे पहले अपना कंप्लीट ब्रांड क्रिएट करना है एंड अपना कस्टमर अवतार बनाना है कि किस तरह के लोगों को आप अपना ब्लॉग पढ़ाना चाहेंगे। इसके अलावा माइक्रो नीश ब्लॉगिंग भी होती है जी। माइक्रो नीश ब्लॉगिंग क्या होती है कि बहुत ही आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कर रहे होते हैं, मतलब वो बहुत जनरल उस पर नहीं होती, बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिए हुए किचन अप्लायंसेस या मेहंदी डिजाइन। और इसमें क्या होता है कि आप बहुत नीश स्पेसिफिक हो जाते हैं, दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ ट्रैफिक शायद कम हो जाए,
या हो सकता है बढ़ भी जाए कि जो लोग सिर्फ मेहंदी डिजाइन देखना चाहते हैं वो नहीं जाएंगे ऐसी वेबसाइट पे जहाँ उनको ढूंढना पड़े। तो इससे बेहतर ये है कि वो आपके ब्लॉग पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे और उनको एक ही जगह पे सारी वही चीजें मिलेंगी जो वो देखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू डू नीश रिसर्च। आपको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ या मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग लिखूं। तो जी पहली लाइन है फॉलो योर पैशन एंड एक्सपर्टीज। जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेटेड हैं, जिस चीज़ के बारे में आप लिखना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसी को चूज करें। आप एक्सपर्टीज को चूज करेंगे लेकिन अगर उसमें आपका पैशन नहीं हुआ तो भी आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आपके पास पैशन होगा तो शायद आप एक्सपर्टीज फिर भी उसमें स्लाइड हासिल चेंज कर नहीं लेंगे। किया आपने। लाइट चेंज नहीं है सर। You can make a blog on jobs in Pakistan. ठीक है। If you search jobs in Pakistan सर oftenly, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। स्लाइड चेंज नहीं हो रही, ये नीश रिसर्च वाली नहीं नजर आ रही आपको? सर नहीं अभी सर। हाउ टू ओके, अब आ रही है? No, sir. First, अब आ गए yes, जी। sir. Sure. ओके, Yes, सही है sir. सर, सही है। सो जी कंपेटिटर नीश रिसर्च आप करते हैं। अच्छा नहीं, हम आगे निकल गए जी। फॉलो योर पैशन एंड एक्सपर्टीज। फर्स्टली एक्सपर्टीज हो, पैशन ना हो, वोंट मैटर। पैशन हो, एक्सपर्टीज ना हो तो वो आ जाएंगी विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सर्च जॉब्स इन पाकिस्तान ऑफनली, अगर आप की टारगेट ऑडियंस है फॉर एग्जांपल वो जॉब्स इन पाकिस्तान फ्रीक्वेंटली सर्च करती है, तो आप उसके बारे में एक ब्लॉग लिख सकते हैं। सॉल्व अ प्रॉब्लम, या तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि इफ योर ब्लॉग और इफ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल विजिट डिफरेंट Q&A साइट्स लाइक कोरा एंड सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। अब फॉर एग्जांपल आपने कोरा पे देखा जी क्या रिसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, लोग NFT के बारे में बात कर रहे हैं, लोग ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड आपका पैशन या इंटरेस्ट भी है इसमें, तो आप उसी पर्टिकुलर सवाल के जवाब ढूंढें। आप अपना एक ब्लॉग प्रिपेयर करें, अपने वर्ड्स में उसको लिखें, पब्लिश करें एंड उसका लिंक डाल के कोरा के रिप्लाई में डाल दें कि जी इस ब्लॉग में मैंने ये आंसर देखा है आपके सवाल का। तो जितने लोगों को ये सवाल जहन में होगा ना वो सब आपके ब्लॉग पे जाना शुरू हो जाएंगे। इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगा, आपकी ब्लॉग की वर्थ बढ़ेगी, आपके ब्लॉग की वैल्यू इंक्रीज होगी। अच्छा जी, देन आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेटिटर नीच रिसर्च कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट को डालें scmrush.com पे, आपको उसकी सारी नीश कीवर्ड्स एवरीथिंग जो उसकी बिहेवियर रहा है ना उसकी वेबसाइट का वो सब आपको मिल जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं कि SEM सर्च जो है वो किस हद तक आपको फ्री जो है ना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मैंने यहाँ पे लिखा ये propakistani.com। ठीक है, हाँ एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, SEM रश पे मैं गया और यहाँ पे propakistani.pk सर्च किया और इसने मुझे सारी इसकी डिटेल्स बता दी कि जी अथॉरिटी स्कोर इसका 62 है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इसको 3.6 मिलियन का मिलता है। ठीक है, और ये सिर्फ दिसंबर एक दिन का ये ट्रैफिक है क्या? आई डाउट, प्रोबेबली हो सकता है पूरे मंथ का हो। अच्छा जी, बैकलिंक्स इसके कितने हैं जी? 4.2 मिलियन बैकलिंक्स इसको पुश करते हैं इसकी वेबसाइट की तरफ। 1.7 थाउजेंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग चल रही है इनकी वेबसाइट पे माशाल्लाह, जिसमें से 94% पाकिस्तान से ट्रैफिक आता है, बाकी सब डिफरेंट कंट्रीज से। एंड यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स। कीवर्ड क्या है जी इनके? PSL लाइव स्ट्रीम, नाजिया खान किड्स, व्हाटएवर दिस इज, प्रो पाकिस्तानी। आप इसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं।
फिर देर आर डिफरेंट टूल्स जो आप जब इस पे टाइम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए आज के टाइम में कौन कौन से कीवर्ड्स हाई रैंकिंग होंगी और आप किस किस टॉपिक पे लिख सकते हैं। ठीक है, चैनल ट्रैफिक कॉस्ट भी दिखाई हुई है। कीवर्ड्स 100,000, traffic 63,600, traffic cost $5,800। दैट मीन्स कि सिर्फ आई थिंक अगर ये एक महीने का इनका रिस्पॉन्स शो हो रहा है तो एक महीने में तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर इन्होंने अर्न कर लिए। ठीक है जी, देन उसके बाद टॉप पोजीशन चेंजेस, कौन सा पेज जो है किस वॉल्यूम से या किस रैंक से ऊपर नीचे हुए वो सारा आपको यहाँ पे नज़र आता है। कीवर्ड्स बाय इंटेंट, जी इंटेंट वाइज किस तरह की जो है लोगों ने यहाँ पे सर्चिंग की है कीवर्ड्स की। तो जी इंफॉर्मेशनल टाइप का जो कंटेंट है वो ज़्यादातर लोगों ने सर्च किया है। नेविगेशनल जो है वो 7% है, कमर्शियल 9% है। तो आपको रेशियो मिलता है कि अच्छा तकरीबन 55% लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और 28% ट्रांजेक्शनल है, मीन्स जहाँ पे कोई भी मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज हुई है। देन इसके बाद इसके मज़ीद और ज़्यादा जो है ना डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है जी। सो अच्छा जी, आपने सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं फ्लिपर रिसर्च। Go to flipper.com, find best-selling websites and analyze niches of successful website. चलें ये भी देखते हैं। अब हम चले गए flipper.com पे, get a valuation, buy and sell software service business, buy and sell apps, आपकी कोई भी डिजिटल सर्विसेज हैं आप सब यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने लेट्स से आप कुछ परचेज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्लॉग की क्या वर्थ होगी। आपने कहा जी मैं हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग पे जो ना जाना चाह रहा हूँ या लिखना चाहता हूँ, तो आप उसकी वर्थ चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, आपने कहा कि अच्छा कोई भी आपने एक ब्लॉग उठाया, ठीक है, उन सब की खैर आपको आस्किंग प्राइस पता चल रही है जी, ये भाई साहब $7,000 में अपनी वेबसाइट बेचना चाह रहे हैं। नेट प्रॉफिट $100 इनका मंथली का होता है। मोनेटाइजेशन इन्होंने अमेजोन से करवाई हुई है। देन उसके बाद डिफरेंट वेबसाइट है, $100 में बेच रहे हैं, ये $9,000 में बेच रहे हैं, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देन उसके बाद आप मजीद इसकी डिटेल में भी जा सकती हैं कि अगर एक शख्स कोई अपनी वेबसाइट $10,000 में बेच रहा है। एक और भी तो होती है एम्पायर के नाम से, एम्पायर फ्लिपर्स। ठीक है, सर्च नीश लिस्टिंग, सेलेक्ट मोनेटाइजेशन, प्राइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी मतलब ये और ये फ्लिपा जो है मोर और लेस सेम काम ही कर रहे होते हैं। आपने लिखा हेल्थ जो कि मोनेटाइज कर रही हो प्रोबेबली डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से या डिस्प्ले से ही करते हैं। ठीक है, प्राइस उसकी कोई भी हो सकती है, फाइंड लिस्टिंग। अच्छा जी, हेल्थ एंड फिटनेस की एक लिस्टिंग हमें यहाँ मिली है जिसकी प्राइस है दिस मच, जो मंथली नेट प्रॉफिट देती है दिस मच। ठीक है, सिर्फ इस नीश में 30 डेज में ये सेल हुई है, सेल सक्सेस रेट ये है, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ अगर हम सर्च करते हैं लेट्स से, आई डोंट थिंक कि अवेलेबल हमें यहाँ मिलेगी।
नो। अच्छा जी, वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग, अभी की वेबसाइट है जी लूमी डिजिटल, नेट प्रॉफिट 127, आस्किंग प्राइस $2,500। आप इसको लिस्टिंग देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट सेलर मेक ऑफर, या आप इस वेबसाइट को देख भी सकते हैं। ठीक है, इसका ये किया तो था। तो बड़ी कहानियां पूछ रहे हैं, चलें इसको बाद में देखते हैं। खैर, यू गेट दी आइडिया कि आपको यहाँ से वो वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो कि आपकी ही फील्ड में एक्सेल कर रही हैं करेंटली। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से लिखना है, कौन सी वेबसाइट की वैल्यू सबसे ज़्यादा बनती है, ठीक है, एंड कौन सी वेबसाइट जो है वो आपकी पैशन और आपकी वांट के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। 27 मिलियन तक की भी ब्लॉग्स सेल होते हैं इफ़ दे आर रियली गुड। ओके जी, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? कीवर्ड रिसर्च एक बड़ा ही डिटेल्ड और बड़ा ही जो है ना मजे का टॉपिक है, जो सारा गेम प्लान करता है आपकी ब्लॉग राइटिंग। हम काफी हद तक इसको डिस्कस कर चुके हैं इनिशियली कि आपने अपने ब्लॉग्स में उन पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज ज्यादा करना है जो कि आपकी एसईओ को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है जी, कीवर्ड वॉल्यूम आपने पता करना है, कीवर्ड एवरीवेयर से कर सकते हैं, कंपटीशन चेक करना है, आप मॉज से देख सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए गैदर एज मैनी रिलेटेड कीवर्ड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल रिलेटेड कीवर्ड्स, कीवर्ड फाइंडर। अच्छा जी, अगर हम इस पे जाते हैं, आई थिंक आप लोग वैसे गूगल सर्च तो कर ही सकते हैं यार। अगर हम जाते हैं कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च पे हम आ गए। अब कीवर्ड रिसर्च पे हमें क्या क्या दिखा रहा है जी? थिंक विद गूगल, यूट्यूब के ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, देन मॉज आ रहा है, ठीक है, देन कीवर्ड टूल डॉट आईओ है, एएचरेफ्स है, ठीक है, ads.google.com है। ठीक है, वैसे नील पटेल और हबस्पॉट वगैरह भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपको गाइड करने में कि कहाँ से आपको सही टूल मिलेगा। अच्छा जी, मॉज प्रो पे आपको एक बड़ा सारा सा ब्लॉग दे दिया इन्होंने, तो पूरा बुक लिखी हुई है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, बट हाउ कैन वी यूज इट? ट्रायल लेना पड़ेगा प्रॉपर्ली। अच्छा जी, एएचएफ्स में क्या होता है? इसमें भी आपको पढ़ाया जा रहा है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, क्योंकि हम हैं ब्लॉग्स पे। बट कमिंग टू ads.google.com, अच्छा जी, ये आपको मिल गया कीवर्ड प्लानर, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो आई थिंक कीवर्ड प्लानर पे यही का था, ना ठीक है। नॉर्मली जहाँ तक मुझे याद है हम यही कीवर्ड प्लानर पे जाते हैं,
डिस्कवर कीवर्ड कहाँ है? ओह गॉट सर इट ये गॉट ऊपर इट। शो हो रहा है यहाँ पे हाँ जाके मुझे लगा वो उन्होंने कल ही, टिप्स क्योंकि दी मैंने हैं। ये यूज किया है ना, क्योंकि कल मैंने इसको कीवर्ड सर्च वगैरह किए थे तो। हाँ मैंने किया तो कोई 5-6 महीने पहले। अच्छा जी, तो यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और यू कैन स्टार्ट विद अ वेबसाइट। आप कोई भी डोमेन या पेज डाल सकते हैं उसके कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल जी https ठीक है। सिर्फ ये पेज देखना है या पूरी वेबसाइट? हमने कहा जी पूरी वेबसाइट देखना है। तो हमें सारे जितने भी कीवर्ड्स इसके पॉपुलर चल रहे हैं वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 2650 पेजेस हैं, देखते रहें आप और सीखते रहें। तो जितनी ज़्यादा रिसर्च उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर। ठीक है, एवरेज मंथली सर्चेस भी दिखाता है फिर वो आपको। देन इसमें कीवर्ड स्कोर का भी एक जो है ना ऑप्शन होता है, वो बताता है कौन सा कीवर्ड कितना ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। टॉप ऑफ पेज पेज कंपटीशन। यू गेट ऑल द कीवर्ड्स और आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि किस कीवर्ड की क्या इंटेंसिटी है। कंपटीशन को आप देख सकते हैं कि जी अच्छा इसका अगर कंपटीशन लो है दैट मीन्स कि ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी है कि इस पे आपको ज़्यादा कंपटीशन नहीं मिल रहा। जिनका कंपटीशन हाई है उन पे आप ऑब्वियसली आपने वर्किंग ज़्यादा करनी है उसको टॉप पे लाने के लिए। देन अगर हम जाते हैं न्यू कीवर्ड डिस्कवर करने के लिए तो हमने कहा जी मैं पॉलिटिक्स के बारे में लिखना चाहता हूँ। तो उसने पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स प्रेडिक्ट करके दे दिए कि आप इनके बारे में अगर लिखें तो आपका जो है ब्लॉग वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इनके एवरेज मंथली सर्चेस आप देख सकते हैं 100 से 1000, 100 से 1000, 1000 से 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको भी अगेन आपने स्टडी करना है तो ये आपको अब मैंने कंट्री टारगेट की तो चेंज हुए क्या कीवर्ड्स? नहीं मुझे नहीं लगता कि अच्छा पॉलिटिक्स के साथ अगर मैं पाकिस्तान भी सर्च कर दूं बीजेपी न्यूज़ क्यों आ रही है हमारे पास? सर वही तो पाकिस्तान का ज्यादा नाम यूज करते हैं। ये भी सही बात है। अच्छा जी, प्रोबेबली देखें उसका ट्रैफिक भी ज़्यादा है उनकी वेबसाइट्स का, उनकी वेबसाइट की सर्कुलेशन भी ज़्यादा है तो उनके कीवर्ड्स ही हमें टॉप पे नज़र आएंगे और फिर हम आएंगे कहीं आगे के पेजेस में। चलिए जी बिलावल भुट्टो नज़र आ गए हमें। ठीक है, सो यू गेट द आइडिया। देन उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास है गूगल इंस्टेंट। यूज गूगल इंस्टेंट टू गैदर एज मेनी कीवर्ड्स एज पॉसिबल एंड सॉर्ट देम बाय सर्च वॉल्यूम। ठीक है जी, गूगल इंस्टेंट। अच्छा ये तो प्रोबेबली जो आपकी रेगुलर सर्च है। ठीक है जी, गूगल इंस्टेंट सर्च कैसे कर सकते हैं आप? गूगल इंस्टेंट सर्च देखते हैं।
अच्छा जी, सो बेसिकली आप गूगल की सेटिंग्स में जाके आपको ये फीचर ऑन करना पड़ता है, जिससे वो आपको एजुकेट करेगा what people are searching for and shows result as users type. It uses Google's autocomplete technology to predict and show terms in a drop-down box. अच्छा जी, गूगल इंस्टेंट आप सेटिंग्स में जाके ऑन कर देते हैं। ओके, सो गूगल इंस्टेंट इज बेसिकली सेम चीज जो हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे ठीक है, अगर मैं यहाँ पे या यहाँ, तो प्रोबेबली जो ये चीज़ है मुझे दिखा रही है डिपेंडिंग के फुटबॉल से रिलेटेड क्या कीवर्ड सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जी लोग फुटबॉल टुडे की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, फुटबॉल गेम, फुटबॉल न्यूज़, फुटबॉल स्कोर। इस बेस पे ये मुझे टॉप पे ही ये सर्चेस दिखा रहा है। So this is basically Google Instant. क्या लिख के देखूं? Ashes. Ashes पे आ गया आपके जी शाहनवाज। सर एशिस 2021 Schedule live 22 live streaming, second test, highlight squad, live streaming. और तो बॉक्सिंग डे टेस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि इंडिया का है और उस पर पब्लिक बहुत ज्यादा सर्च कर रही होगी। देखिए बेसिकली लिखने को वही चीज़ है कि यू हैव द गूगल, आप जो चाहें इस पे जो है ना सर्च करें और वो इंस्टेंटली आपको बता देगा कि कौन से कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ लोग ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, तो आप इसमें से ही अगर कुछ प्रोवाइड कर दें, स्कोर प्रोवाइड कर दिया आपने कहीं से, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग चला सकते हैं, आप हाइलाइट्स बता सकते हैं, मैच कमेंट्री दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके ब्लॉग को हिट करेंगी इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड। सर वैसे आप कीवर्ड्स एवरीवेयर का एक्सटेंशन भी अपने गूगल में ऑन कर सकते हैं, वो आपको बड़े अच्छे अच्छे कीवर्ड्स बताता है। अच्छा, कीवर्ड एवरीवेयर, गूगल का ही है? इस नहीं, तरह की एक्सटेंशन है, ये आपको वर्ड्स बताता है। हाँ नहीं, बट ऑफिशियली गूगल का नहीं है। नहीं, हुई हुई इंडिया का कीवर्ड है भाई, बड़ा खतरनाक है, मैं तो नहीं कर रहा इंस्टॉल। मुंबई से डेवलपर ने बनाया है इसको। चले, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़ा स्केप्टिकल होता हूँ इन मामलात में, क्योंकि जैसे ही कोई भी मसला होता है ना, सबसे पहले इसी तरह की चीज़ों से आप हैक होते हैं। ठीक है जी, सो कीवर्ड एवरीवेयर का टूल है, आप इसको सर इंस्टॉल आपने कर कैसे लें। देखा, ये मतलब किसने बनाया है, आप जरा बता सकते हैं? मैंने इस तरह से देखा कि जब मैंने सर्च किया, मैंने इसको ओपन किया, तो उसने मुझे इसकी सारी डिटेल्स बता दी। ये देख रहे हैं, डेवलपर अनीशा अपार्टमेंट्स, यान रोड, वर्सोवा, मुंबई, इंडिया। ठीक है, वैसे ये उबर सजेस्ट भी अच्छा है, आप और भी इनमें से कोई देख सकते हैं। स्क्रीन नॉट विजिबल, अब आ रही है? सर विजिबल थी और अभी भी विजिबल है। अच्छा ठीक है, जिनको नहीं नजर आई वो देख लें जी। कीवर्ड एवरीवेयर मैंने लिखा था, जो एक्सटेंशन पहला रिसर्च आया, सर्च रिजल्ट आया था, उसको ओपन किया,
एंड उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया मैंने, तो ओवरव्यू के साथ ही यहाँ पे मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेवलपर की इन्फॉर्मेशन में यहाँ नज़र आ जाता है कि जी कहाँ का है डेवलपर। सर ठीक वैसे है, मैं और ये थोड़ा सा ये रिलेटेड कहना चाहूँगा यहाँ पे और हैं इसके कि अपने कीवर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक्सटेंशन है बेसिकली जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी सर, क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं क्योंकि ये काम करता रहता हूँ तो मैं ये ओपिनियन देना चाहूँगा अपना सबको कि अगर कोई कीवर्ड से रिलेटेड काम करना चाहता है, सर्चिंग करना चाहता है या अपना किसी का प्रोजेक्ट है तो एhref जो है वो बहुत अच्छा टूल है। तो इस वक्त दुनिया में बेस्ट टूल वही है एhref। और अगर आप अपनी वेबसाइट की सिचुएशन देखना चाहते हैं तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो गूगल एनालिटिक्स अगर देखी जाए तो आपको अपना स्टेटस पता लग जाता है, और अगर आप कॉम्पिटिटर को देखना चाहते हैं या अपने कीवर्ड्स से रिलेटेड कोई भी सर्चिंग करना चाहते हैं तो एhref बहुत अच्छा टूल है। लेकिन एhref में ये है कि फ्री में कुछ दिन तो चलेगा, उसके बाद फिर वो पेड है, लेकिन पे कम करते हैं आप उससे फायदा बहुत ज्यादा होता है। सही। ठीक है जी, तो अभी इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। कल हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ को, कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ होती है, और उसके बाद ऑफ पेज को देखेंगे। सर कीवर्ड सर्फर भी है और जो है ना उबर सजेस्ट है और लाइव कीवर्ड भी है। तो ये जी जी, 3 हैं जो कि कीवर्ड एवरीवेयर के जो है ना अल्टरनेटिव्स हैं जो कि अच्छे तरीके से यूज हो। सही। तो इन एक्सटेंशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वेबसाइट पे क्या क्या कीवर्ड्स पॉपुलर चल रहे हैं, और आप अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी बना सकते हैं इनको यूज़ करते हुए। ठीक है, इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस तो वो हाथ रेज़ कर लें, और बाकी जो जाना चाहते हैं वो चले जाएँ, हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। सर इन्होंने कौन सा टूल बताया था अभी? इन्होंने मॉज़ बताया है, एएचरेफ्स बताया है, और कौन से बताए हैं? सर अगर आप अपनी वेबसाइट में स्क्रिप्ट डाल देते हैं तो गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको आपकी वेबसाइट के हवाले से कंप्लीट रिपोर्ट देगा, जिसमें आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने हाँ, इंप्रेशंस हैं, हाँ। और कंप्लीट डिटेल वो एनालिटिक्स देगा। और अगर आप कॉम्पिटिटर को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एhref बेस्ट है। सही। मैं एक और यूज़ करता हूँ एसईओ साइट चेकअप। उससे ये होता है कि वो मुझे पूरी साइट की ना इन्फॉर्मेशन बता देता है एसईओ वाइज़, कि कहाँ स्टैंड करती है ये वेबसाइट। एhref में सर ये भी बताता है कि अगर उसने बैकलिंक्स लिए हैं तो हुँ, किस किस साइट से लिए हुए हैं, उसके किस कंटेंट में कहाँ पे, सब डिटेल्स होती है। गुड है। अच्छा जी, जी राफ़िया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहती थी, आपने जो सर वो फॉर्म फिल का भेजा है गूगल पे, तो वो फिल करके हम आपको ईमेल करेंगे सर? बस आप वो फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली मुझे ईमेल आ जाएगी। अच्छा अच्छा सर, ठीक चलें है। ठीक है। तो सर अभी आज करके देना है या फिर कल का दे दें आपको करके? जब आपका दिल करे कर दें, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा चलें ठीक है सर, थैंक यू सर। वैसे सर आप अभी जो बात करी थी ना कि सबका जो इंटरेस्ट है उसी के लिहाज से उनको, तो जो है ना मैं ये चाह रही थी आपसे जो है ना मतलब डिस्कस करना, लेकिन चलें आपने खुद ही वो कर लिया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग है तमाम फील्ड, तो इसलिए अच्छा है सर। सही है। मुझे अभी तक सिर्फ 14 रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो आप सब लोग जल्दी जल्दी इसको फिल करें, ताकि मैं फिर इसमें फर्दर आगे जो है ना उतनी ही स्पीड से फिर आगे लेके चलूं, क्योंकि अब बस टाइम कम है, हमारे पास हार्डली 1 महीना 10 दिन बचे हैं। अच्छा सर। और सर आप वो कह रहे थे ना हमारी क्लास का भी कह रहे थे ना कि प्रीमियर्स पे क्लास का, तो वो भी आप कंडक्ट कर लेना सर। कौन सी क्लास? मतलब जैसे प्रीमियर्स पे ना क्लास कह रहे थे ना। मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट, शोर आ रहा है। सर प्रीमियर्स पे क्लास कह रहे थे आप, जैसे यूनिवर्सिटी। हाँ, वो हम लोग मिलके बना लेंगे अभी कोई सेटअप। ये वीक थोड़ा बिजी होने वाला है, प्रोबेबली कोशिश करता हूँ सैटरडे, नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे करेंगे, लेकिन कर सैटरडे को ही पाएंगे, ये तो गारंटीड है। ठीक है जी, जी शिरजान।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहला तो मुझे आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो आपने जो टॉपिक हमें पढ़ाया था उसका वीडियो मेरे ख्याल से अभी ग्रुप पे नहीं है। आप वो एक दिन के लिए दोबारा अगर लगाएं तो एफिलिएट आप मार्केटिंग तो ये मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक। एफिलिएट मार्केटिंग जो पढ़ाया था सर मेरे ख्याल से आपने, नहीं यार, मैं तो अभी फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के मार्केटिंग बारे के में। अंदर एफिलिएट नहीं सर मेरे ख्याल से आपने पढ़ाया है मुझे। हाँ, देखो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं यार, कंटेंट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से शुरू किया था हमने। मार्केटिंग फनल पे आए थे, फिर इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग वेबसाइट, फिर लिंक्डइन, लिंक्डइन एफिलिएट के बाद मार्केटिंग हम आए थे फेसबुक पे, और फेसबुक के बाद शॉपिफाई, शॉपिफाई के बाद देन अगेन कन्वर्जन मार्केटिंग, फिर फेसबुक एडवर्टाइजिंग, फिर रिवीजन किया था हमने, और अब हम ब्लॉगिंग और एसईओ पे आ गए। एफिलिएट तो अभी तक मुझे नहीं लगता मैंने पढ़ाई है। है सर हमारे टॉपिक में एफिलिएट मार्केटिंग, पता हाँ, नहीं वो मैंने कहीं और आएगा, से वो पढ़ाई शायद। इसी में आएगा। ब्लॉगिंग अच्छा अब अच्छा स्टार्ट किया सर, ना और हमने, दूसरी बात, तो ब्लॉगिंग और के साथ दूसरी आएगा बात एफिलिएट। आपने कहा था कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मैं आपसे बात करूंगा, तो मुझे जो है ना सर बहुत सख्त ज़रूरत है अपने आप को ना थोड़ा सा पहचानने की। हम्म। तो मुझे आपसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस ठीक है, देंगे यार। अब आगे कोशिश मेरी यही है कि सबको एटलीस्ट एक एक थोड़ा थोड़ा टाइम देके ना, उनकी एटलीस्ट जो भी गाइड कर सकते हैं उनको अपनी कैपेसिटी में वो करते हैं। ज़बरदस्त सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम जी अथर। जी सर, मैं पूछना ही चाह रहा था कि ब्लॉगिंग के थ्रू जो वेबसाइट को रैंक करके और फ्लिप करते हैं, तो वो मतलब मतलब किस तरह करते हैं? यानी उसमें एसईओ भी करनी पड़ेगी? लेट्स से मैं अगर ब्लॉगर हूँ जी। और लेट्स से मुझे एसईओ का इतना कोई आइडिया नहीं है, तो मैं किसी एसईओ के बंदे को हायर करूँ या नहीं उसके नहीं साथ नहीं नहीं पार्टनरशिप नहीं, करूँ? देखें, एसईओ दो तरह की होती है, एक ऑन पेज एसईओ होती है और एक ऑफ पेज एसईओ होती है। ठीक है। राइट। बीइंग अ पब्लिशर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑन पेज एसईओ में आप क्या करते हैं कि जो आपका मेन ब्लॉग है, जो आपकी मेन वेबसाइट है, आप उस पर सारी मेहनत करते हैं टू इंक्रीज इट्स रैंकिंग। उसमें आप जो पब्लिश कर रहे हैं अपने ब्लॉग पे, वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। आपकी जो वेबसाइट की टेक्निकलिटीज़ हैं, आपकी वेबसाइट का लोड टाइम, आपकी वेबसाइट का बाउंस बैक रेशियो, आपकी वेबसाइट के टैग्स, मेटा टैग्स, जो जो चीज़ें आप वेबसाइट बनाते टाइम बैकएंड पे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमने जब शॉपिफाई देखा था, तो भी हमने देखा था वो कुछ फीचर्स बता रहा था कि जी यहाँ पे आप टाइटल लिखें, यहाँ पे आप अपने मेटा टैग्स लिखें, या आप अपना ऑल्ट टेक्स्ट लिखें हर इमेज के पीछे। वो सब होती हैं ऑन पेज एसईओ की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। आपको बीइंग अ पब्लिशर, बीइंग अ ब्लॉगर, अगर ये चीज़ें आ जाए ना, तो आप जब लिखने बैठेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उस माइंडसेट के साथ बैठेंगे कि हाँ, मैंने खुद कीवर्ड रिसर्च कर ली है, ये मेरे टॉप कीवर्ड्स हैं, ये मेरे जो है ना मिड रेंज कीवर्ड्स हैं, और मैं इन दोनों को मिला के एक अच्छा सा ब्लॉग लिखने वाला हूँ। टाइटल इसका मैं ये रखूंगा क्योंकि ये टाइटल सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, और टैग्स वगैरह मैं ये वाले यूज़ करूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे बच जाएंगे एक बंदे की जो आप हायर करेंगे। दूसरा ये कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि आप ब्लॉग लिख दें, तो वो आपको बोले कि जी ये तो कीवर्ड आपने अच्छे लिखे ही नहीं इसके अंदर, या आपने तो इसमें जो है ना प्रॉपर जो ऑल टेक्स्ट होते हैं इमेजेस के, वो मुझे नहीं प्रोवाइड किए, व्हाट्सएवर। तो काम कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और डबल टाइम भी लग जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इफ़ यू आर अ पब्लिशर, तो आप ये चीज़ें खुद सीख लें। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था आपका? अच्छा, दूसरा मेरा ही टॉपिक था ऑफ पेज का। जब आप ये चीज़ें पब्लिश कर देते हैं ना, उसके बाद फिर आपकी ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट होती है कि अब आप इस ब्लॉग का लिंक डालेंगे किसी फेसबुक ग्रुप पे, उस लिंक को आप पोस्ट करेंगे किसी और की वेबसाइट पे, आप उसको एडवर्टाइज करें, आप उसको उस वेबसाइट से बाहर निकल के जहाँ चाहे भी मार्केट करेंगे ना, वो आपकी ऑफ पेज एसईओ में कंसिडर होगी। तो वो उसी वक्त मुमकिन है जब आपने ऑन पेज अपनी अच्छी की हुई हो, वरना बस आप पैसे ज़ाया करते रहेंगे और आपको लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू इस तरह का जनरेट नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि बीइंग अ ब्लॉगर, अगर आप अपना करियर चॉइस बना रहे हैं, तो आप एसईओ को भी बहुत अच्छी तरह से सीखें और समझें। ठीक है जी यमुना। सर मैंने ये पूछना था कि अभी आपने जो
फिल कर रही थी, तो उसमें जो है मैं अपनी सीवी अपलोड करनी थी, तो सीवी में एडिट करने की जरूरत थी, मैं उसको एडिट कर रही थी। तो उसके अंदर अभी तक मैंने एक आर्टिकल लिखा है कोई blogger.com मसला पे। नहीं, कोई मसला नहीं, जो आपकी तो करंट अभी क्या मैं स्टैंडिंग है ना, उसका लिंक उसमें ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है हाँ हाँ आप उसका लिंक कंटेंट ऐड कर दें, राइटिंग का। आप उसका लिंक ऐड कर दें, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी की आज की तारीख में आपके पास अवेलेबल है मैंने जो आप वो यूज़ कर लें, objective जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास अभी अवेलेबल है, एंड उसके बाद उसको देख के फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अपनी, तो उसके अंदर मैंने कंटेंट राइट। जी अता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं हम? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे एक तो आपसे ये पूछना था कि आजकल लगे थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, एक तो स्टार्ट में आई थिंक मैं बाहर था बिजी था, तो दूसरा ये कि मुझे ये पूछना है कि मेरे पास एक अपवर्क पे क्लाइंट आया था, उसने मुझे $5 पे काम किया मेरे साथ, और कुछ पेमेंट वगैरह जो है वो रिलीज की है, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अपवर्क का एक नोटिफिकेशन आएगा उसने धोखाधड़ी किया है। तो सर क्या प्रोसेस होगा, आप मुझे बता सकते हैं? क्या दोबारा आप सवाल पूछिएगा। आपने अपना प्रोफाइल बनाई? जी बनाई थी, क्लाइंट ठीक मिला है, था मुझे, ठीक है, $5 का मुझसे काम करवाया, सही है। और उसने मुझे दूसरी प्रोफाइल से मुझे ऑफर दिए, और उसमें से उसने पैसे जो है ना $5 मुझे ट्रांसफर, बट वो ठीक मुझ है, तक नहीं पहुंचे और पेंडिंग में है। हम्म, और अपर की तरफ से ये आई है कि उस बंदे ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ नहीं बाकी लोगों से भी धोखा किया है, तो आपकी पेमेंट जो है ना वो रोक दी गई है। तो मुझे बताएं सही सर है। उसका क्या प्रोसेस कुछ होगा, क्या नहीं, करना होगा? उसका प्रोसेस ये है कि आपने जो है ना हाँ। सर पे टोपी पहननी है, किबला रुख होना है, दोनों हाथ हवा में उठाने, और सूरह फातिहा पढ़नी है, और आमीन कर देना है। खैर है, सर अब $5 क्या कर की सकते बात है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिल गया आपको, शुक्र अदा करें उस हैं? क्लाइंट का लेकिन कि यार दे चलो। दिया, उसने फीडबैक भी अच्छा दे दिया, 5 स्टार हाँ भी दे दिए, ग्रेट वर्क भी दे दिया, बस सही है, लेकिन अब वो जो था $5 में ना और क्या क्या चाहिए आपको? मैं $10 देने को तैयार हूँ कि अगर कोई ये सब कर दे मेरी प्रोफाइल पे। अच्छा, नहीं सर मुझे ये डर था कहीं ये ना हो कि मेरी प्रोफाइल बंद हो जाए या इस तरह हाँ नहीं, कुछ अगर सीन। अपवर्क ने आपसे कांटेक्ट कर लिया, बता दिया कि जी अदर पार्टी वाज रॉन्ग, तो बस आप कोशिश ये करें कि आप जो है ना इस तरह की प्रैक्टिसेस को आइंदा अवॉइड करें। आप बोलेंगे नहीं, आपने जिस प्रोफाइल से मुझे दिया है ऑर्डर उसी से या तो पे करें, नहीं तो अब मैं अभी अपवर्क को जो है ना कंप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एग्री कर ठीक, देंगे ना अच्छा कि मैं अच्छा जी दूसरी प्रोफाइल से कर दें, तो वो फिर आपके नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता है कि जी ये आउट ऑफ वे जाके ना डील्स कर रहे हैं। ठीक। और सर सेकंड ये कि एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है कि आप जो है अपने वेरिफिकेशन करा रहे हैं आइडेंटिटी की, तो सर उसका क्या प्रोसेस होता है? वेरिफिकेशन करवाई थी आइडेंटिटी की, वो अप्लाई कर करवानी है दिया आपने? उसने नोटिफिकेशन? अप्लाई किया आपने उसके लिए? नहीं किया सर, नोटिफिकेशन आया हुआ है। हाँ कुछ भी नहीं होगा, आप अप्लाई करें, वो आपको या तो आपसे आपकी एनआईसी वगैरह की डिटेल्स मांगेगा, और फिर आपको एक टाइम दे ठीक देगा है। कि जी मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको हमारा बंदा कॉल करेगा, तो वो वीडियो कॉल होगी। तो जस्ट मेक श्योर कि जो तस्वीर आपने प्रोफाइल पे लगाई है वही आपकी अपनी तस्वीर है, आपका जो नाम है वही आपके एनआईसी या किसी उस पे कार्ड पे है। थोड़ी देर बात करता है वो आपसे, हार्डली मुश्किल से 5 मिनट, एंड उसको वेरीफाई कर देता है। ठीक। सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था, वो ये भी पूछता है कि आप पोर्टफोलियो या कुछ है आपके पास जो आपने काम किया है वो हम दिखाएं, क्या करना है उसके लिए? उसने खास काम तो नहीं कराया, बस गूगल पे उसने एक अकाउंट बनवाया था, बिजनेस गूगल पे। बस छोटे मोटे कोई भी काम दिखा दें, पेजेस वेजेस दिखा दें सोशल मीडिया के कि जी इनको मैं मैनेज कर रहा हूँ, या एनी सर वो बेसिक अपवर्क थिंग्स। का बंदा होता है? जी वो ऑफर का बंदा ठीक। होता है। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके गाइस, रैप करते हैं इसको। जाहिद का सवाल है, जी जाहिद। सर बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने डिस्कस किया था अपने आइडिया के हवाले से, अब क्योंकि क्लास फेलो सब सुन रहे हैं, तो बाजार देखने में लगता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत ही खास एक आइडिया है, और अगर वो इम्प्लीमेंट हो
तो $1 बिलियन रेवेन्यू आ सकता है उससे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो या अगर किसी के पास एटलीस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो मैं शेयर देने को तैयार हूँ। और अगर कोई डिस्कस करना चाहे, कोई समझता है कि कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वो मुझसे बात करे, क्योंकि आइडिया सर बहुत ही आउट क्लास है और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो सकता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत खास होती हैं लेकिन सबके जहनों में नहीं होती, या वो लोग ये समझते हैं कि ये छोटी सी चीज़ है, किसी का माइंड उस तरफ जाता नहीं है। बात बहुत सिंपल है लेकिन अभी तक किसने इम्प्लीमेंट नहीं की, और अगर इम्प्लीमेंट हुई तो इसका बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए तो जाहिद, इसमें जो है ना इशू ये आता है कि आइडियाज जो है ना कराची वालों के पास, पाकिस्तान वालों के पास तो बड़े बड़े $1 मिलियन आइडियाज हैं। अभी जैसे एक आइडिया ये भी आया था कि जी हम लोग marijuana की फसलें उगाएंगे और उससे दवाइयाँ बनाएंगे और उससे पता नहीं क्या क्या होंगी, वो भी खैर प्रोग्रेस में ही है। द थिंग इज कि आइडिया होता है, सबके पास होता है, ठीक है। मेरे पास आइडिया है कि जी हम अपनी जो है ना NFT माइनिंग सिस्टम बनाते हैं या अपना एक कॉइन बना लेते हैं, बट आइडिया होना इज अ डिफरेंट थिंग। उस आइडिया का वे प्लान होना इज अ डिफरेंट थिंग, और उस आइडिया की एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस होना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैंने आपको बताया कि जब मैं मैट्रिक में था तब मेरे पास कुछ स्टार्टअप के आइडियाज थे जिसमें से आधे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, आधे अभी भी नहीं हुए, और उसकी बहुत बड़ी मार्केट फिल गैप है उसमें। व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज कि मुझे पता है कि मैं अभी कच्चे फेज में सिर्फ पेपर पे ले जाके अपने आइडिया को सेल करूंगा, ना मुझे वैसी अप्रिसिएशन मिलेगी, ना मुझे वैसी वर्थ की इन्वेस्टमेंट मिलेगी कि मैं उसको सस्टेन कर सकूं। दूसरी चीज ये है कि अभी इस सिनेरियो में चले मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, नाउ आई हैव बिकम अ ट्रेनर, और अब मेरे पास जो है ना मैन पावर आ रही है आप लोगों की शक्ल में। आप सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल जो है ना स्ट्रेंथ है। अब मैं अपने वो जो आइडियाज थे ना उनको यूज कर सकता हूँ कि अच्छा यार, मेरा एक आइडिया था, लेट से मैं मिसाल देता हूँ, घर पे दवाइयाँ डिलीवर करने वाली, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि अच्छा जी मेरे पास एक लड़की है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, एक मेरे पास डॉक्टर भी है, एक मेरे पास जो है ना इस तरह के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉजिस्टिक्स देख लेंगे एंड सो ऑन। मैं यहाँ से टीम बना के अब मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है जी, अब मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि उस टाइम में मैंने अर्न भी कर लिया और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, ताकि मैं उसका एक मॉकअप बना सकूँ, उसका एक जो है ना एक फ्रंट बना सकूँ। लेकिन उसके बाद आगे ले जाने के लिए ऑब्वियसली आई एम गोना गो टू वेंचर कैपिटलिस्ट कि जी नाउ फंड दिस थिंग। मैंने चला के दिखा दिया, इसको बढ़ाना आपने। अब आपके केस में पता है क्या है कि आइडिया है आपके पास, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड अ ह्यूज टीम, और वो आइडिया है भी आज के टाइम का, इट कैन नॉट वेट मच लॉन्गर एज वेल। तो अभी आपने जो है ना बहुत ज़्यादा इसके लिए दौड़ धूप करनी पड़ेगी, और आपने बूट स्ट्रैपिंग भी बहुत करनी पड़ेगी कि छोटी छोटी जो है ना चीज़ों से आप स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल जी, जकरबर्ग की हम बड़ी वो मिसाल सुनते हैं कि उसने अपने 5 दोस्तों को बुलाया था, उसमें से सिर्फ 2 आए थे और आज वो दोनों मिलियनर बिलियनर है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, आपके पास एक आइडिया है जो $1 बिलियन आइडिया, और आप अभी अनाउंस कर रहे हैं सबको। बट हाँ, आई नो कि अब ये सब कर रहे हैं, बट ये मेरे पास आइडिया दवाई डिलीवरी का आया था आज से कोई 10 साल पहले, ठीक है। तो मैं आपकी बात ये कर रहा था कि आपके पास $1 बिलियन आइडिया है, आप सबको अभी अनाउंस करेंगे ना, एवरीबडी will not feel as confident as you do because it's your brainchild. Secondly, everybody will not put in as much efforts as you do until and unless they can see that visual, या they can see that future that you do. लेकिन आप ऐसे हर किसी को बांट नहीं सकते ये आइडिया, क्योंकि यू नेवर नो, आपको ना एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू चाहिए। उससे कम में आपका गुजारा नहीं है। मैं आपको बोलूं जी, ये वीडियो एडिटर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको अपना पूरा एक्सपीरियंस बता, अपनी पूरी जो है ना बता दें जी, अपना पूरा आइडिया, और ये आपके लिए ना कैरेक्टर्स डिजाइन करेगा। वो बंदा 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, महीना करेगा, 2 महीने करके
पैसे जब तक नहीं मिलेंगे उसको, वो फिर थोड़े टाइम में वो बैक ऑफ हो जाएगा। बैक ऑफ भी हो गया, आपका आइडिया भी चला गया, और एक जो है ना आपकी रिसोर्स भी चली गई। तो किसी और लोगों को अपने विजन पे लाने के लिए सबसे पहले यू नीड टू हैव प्रीवियस सक्सेस स्टोरीज, और अगर वो नहीं है देन ट्रस्ट मी, आप जब तक अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बनाएंगे नोबडी इज गोना बिलीव यू। मैंने जब तक ई कॉमर्स पे सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं लगाना शुरू कर दी ना, मुझे इन्वेस्टर्स तो छोड़ो, मुझे दोस्तों की भी कॉल नहीं आती थी। जिधर मैंने सक्सेस स्टोरीज लगानी शुरू कर दी, मेरे सारे पुराने दोस्त भी लौट कर आ गए, मेरे सारे जिनको मैं जानता भी नहीं था वो भी मेरे दोस्त बन गए, और उसके साथ ही इन्वेस्टर्स भी आ गए कि यार हमारे पैसे लगा लो और हमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग दे दो। तो उसके लिए यू नीड टू हैव सम कॉन्क्रीट बेस विद यू। अदरवाइज व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि आप इस आइडिया को थोड़ा ऑन पेपर, ऑन डिज़ाइन लेकर आए, एक प्रेजेंटेशन बनाएं और आप अप्लाई कर दें। अभी कोहोर्ट्स हो रहे थे इनके, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के भी हो रहे थे, और आई थिंक जहान आरा का कौन सा है, एक और उनका भी है नेस्ट आईओ, उसमें भी आप देख सकते हैं। जहान आरा ने अपना नया जो भी स्टार्ट किया वेंचर, उसमें आप कर सकते हैं। शाहजहान चौधरी अपना एक अलग जो है ना ये इंक्यूबेशन स्टार्ट किए हुए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आप ARY के ऑफिस चले जाएं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। लेकिन ये सब आपने खुद ही करना पड़ेगा। आपने पहला सीरीज उठा लिया ना, तो आपको फिर किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और मेरे साथ जुड़ जाओ। खुद ब खुद आपका फ़ोन बजना शुरू होगा, खुद ब खुद आपके पास जो है ना मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि यार टेक अस विद यू, हमें लेके चलो। आज हम लोग बात कर रहे थे बैक गैलरी की। बैक गैलरी कौन जानता था अब से कुछ अरसे पहले तक? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग आप में से अभी भी नहीं जानते। बट $4.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उठाई है उसने अभी सीरीज ए फंडिंग में। मतलब पहली इन्वेस्टमेंट जो उसको मिली है दैट इज $4.5 मिलियन। बाइकिया को बी सीरीज में 8 मिलियन की मिली है। बाइकिया को पहली में $1 मिलियन मिली थी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितना पोटेंशियल आ जाता है। एंड नाउ एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ दैट केक। अब बड़ी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को जॉब भी करनी है बैक गैलरी में। अब सबको जो है ना अपना करियर ब्राइट नजर आ रहा है वहाँ पे, लेकिन उससे पहले तक कोई शायद परचेजिंग भी नहीं करता होगा उनकी वेबसाइट से। सो दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, आप लगे रहें। मैं जहाँ तक कोशिश होगी आपको गाइड करने की, मैं गाइड कर सकता हूँ। मैं आपको ऑब्वियसली कुछ रिसोर्सेज होती हैं आपकी, कुछ नेटवर्क होता है, और आपके कुछ फेवर्स होते हैं मार्केट में। तो वो मैं ऑब्वियसली आपके ऊपर जो है ना मैं कहूँगा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको अपने लिए बचा के रखूँगा कि कल को जब मुझे काम पड़ेगा ना। बहुत सारे फेवर्स होते हैं आपके मार्केट में, और यही चीज़ है जो आप कमाते हैं। जितने ज़्यादा आप हाथ में लाते हैं ना, उतने ज़्यादा आपकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है। अब कल को मैंने किसी के लिए कुछ फेवर दिया हुआ है एंड ही नोज आई नो के आई ही ओज मी वन। तो अब कल को मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, मुझे लेट्स से इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो जेन्युइन है कि मैं आपके स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस अपना वो फेवर ज़ाया करूँगा, या मैं बोलूँगा नहीं मैं एक स्टार्टअप लॉन्च करूँगा और उस पे करें। आप मुझे कन्विंस कर भी दें कि आपका आइडिया जो है ना वो $1 बिलियन का आइडिया है, लेकिन जब तक वो मेरे दिमाग से नहीं निकलेगा ना, मुझे अपनी नेचर का पता है कि मैं अपने दिमाग से निकले हुए आइडिया को ही प्रेफरेंस दूंगा, चाहे वो एक जो है ना चिप्स का ठेला लगाने का ही क्यों ना। बट एवरीबडी इज वेरी मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर ओन आइडिया। आपके लिए बड़ा टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखें, फेसबुक ने नहीं सोचा था कि मैं $1 बिलियन इंडस्ट्री बनूंगा, गूगल ने नहीं सोचा था कि मैं $1 बिलियन स्टार्टअप बनूंगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये $1 बिलियन आइडिया, तो आपको तो वहां तक पहुंचना और टफ हो जाएगा, क्योंकि नोइंग समथिंग हैज अ पोटेंशियल ऑफ $1 बिलियन एंड नॉट बीइंग एबल टू अर्न इवन $1,000 फ्रॉम इट, तो इट्स गोना बी रियली टफ। आपको मोरल सपोर्ट मिल जाएगी, आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके एक प्रॉपर वे में अच्छी इन्वेस्टमेंट, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप इंटरनेशनल मार्केट पर टैप करें और वहां से कोशिश करें कि आप इन्वेस्टमेंट उठाएं, क्योंकि यहाँ वाले जितने भी हैं वो आपको रुपीज़ में देंगे इन्वेस्टमेंट, और बाहर अगर आप निकलेंगे तो कि डॉलर्स में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट, जो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी।
बट स्टिल योर क्लास इज विद यू, योर टीम इज विद यू। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ थोड़ा जो है ना रियलिटी चेक दूं कि अगेन जो हमने क्लास के शुरू में बात की थी कि इन सब की अलग डेस्टिनी है, इन सब के अलग अलग जो है ना पाथवेज हैं। वो अपनी पूरी लाइफ जर्नी जो उनको आज तक जहाँ लेकर आई है, वो उससे जंप करके आपके ट्रैक पे आने के लिए ना उनको बहुत बड़ी फोर्स चाहिए। और वो फोर्स अगर आप ये देंगे कि जी मेरे पास फंड्स भी नहीं है, मेरे पास टीम भी नहीं है, मेरे पास जो है ना अभी कोई प्लान भी नहीं है, तो वो नहीं ट्रैक चेंज करेंगे। वो जो फोर्स आपको चाहिए ना एक पटरी से उनको अपनी पटरी से आपकी पटरी में लाने के लिए, उसके लिए यू नीड टू हैव अ वेरी पावरफुल इंजन। ठीक है, चलें इस पॉइंट पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह बस सर मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर हमारी क्लास में से कोई भी 3D एनिमेशन या फिर वीडियो मेकिंग की स्किल्स रखता है बहुत हाई क्वालिटी की, तो अगर वो मुझसे डिस्कस करते हैं किसी में ऐसी स्किल्स हैं, तो विदाउट पेटेंट रजिस्ट्रेशन भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें बस जो चीज़ रिक्वायर्ड है या जिसमें जो चीज़ इन्वेस्टमेंट लेगी वो जस्ट यही है कि एनिमेशन और वीडियो मेकिंग की जो एफर्ट्स हैं बस वही है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और कोई ऐसा खास नहीं है। अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होती, अगर पेटेंट रजिस्ट्रेशन होती है तो बस वो भी एक अलग इन्वेस्टमेंट है। मतलब इसमें ऐसा जितना ज्यादा बहुत ही ज्यादा हाई फाई एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट्स कम है, इसका रिजल्ट